गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं हूं ज्ञान प्रकाश अनअकैडमी पर आपके साथ। कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्लासेज हैं, एक इंट्रोडक्टरी क्लास जिसमें हम पूरे सिलेबस के ऊपर इस तरह से डिजाइन हम लोग किए हैं कि इसको अच्छी तरह से एक ओवरव्यू लेकर समझा जाए। जैसा कि मैं जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं तो मैं इसी पैटर्न पर चलता हूं। कई तरीके हैं पढ़ाने के लिए और मेरा एक अपना मानना है कि एक ओवरव्यू पहले होना चाहिए, उसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक होना चाहिए। जैसे आप ये भी समझ रहे होंगे कि फंडामेंटल राइट के सारे नाम हमने जाना, केवल एक ओवरव्यू उसका कंसेप्ट देखा और कितने फंडामेंटल राइट है उसके बारे में जाना। डीपीएसपी के बारे में ओवरव्यू देखा और उसमें कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की। इतना आसान नहीं है कि 30 मिनट के आप मान के चलिए 25 मिनट्स में आप बहुत बड़ी चीज़ सीख पाएंगे। उसके लिए अगर मान लो फंडामेंटल राइट का क्लास चलेगा तो 30 मिनट में एक क्लास नहीं, इसके लिए आपको कम से कम 7 to 8 क्लासेस जब हमारा चलेगा तब फंडामेंटल राइट क्लियर होगा। उसी तरह से 2 and 3 क्लास चाहिए आपको डीपीएसपी के लिए और 6 to 7 क्लास चाहिए द यूनियन के लिए। लेकिन हम जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर एक लंबी क्लास रहती, अगर 2 से 2.5 घंटे की एक क्लास रहती तो आपको 2 से 3 क्लास में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ओवरव्यू हो जाता। तो हम लोग अभी तक एक इंट्रोडक्टरी मेथड से जनरल स्टडी के उन तथ्यों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो कम से कम सब इंस्पेक्टर के लिए 100% सुटेबल हो, बीपीएससी के पीटी के लिए भी कुछ हद तक वो कवर आए। और उसके बाद जब एक एक टॉपिक पर, अब आर्टिकल 12 का मीनिंग समझ रहे हैं, आर्टिकल 12 केवल अनुच्छेद 12 कम से कम उसको 2 पेज में लिखा जाता है। उसी तरह से आर्टिकल 36 उसे लिखा जाता है। तो हर चीज का एक डिसिप्लिन में पढ़ाई होता है। कुछ लोग ये भी कहते हुए सुनेंगे कि मतलब कुछ अरे इतना में क्या होगा, तो आप ये भी तो ध्यान रखें कि आपको मोबाइल ऑन करते करते और थोड़ा बहुत देखते देखते आपका टाइम भी समाप्त हो जाता है। और इसलिए मैं एक और रिक्वेस्ट करता हूं अपने स्टूडेंट से कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो क्या करते हैं कि ऑफलाइन जा मतलब वो बाद में देखते हैं वीडियो बाद में देखते हैं कि चलो रात में देख लेंगे, दिन में देख लेंगे। हो सकता है किसी के नेट की मजबूरी हो, लेकिन आपको ये ट्राई करना है कि आपको 4 बजे ही जब उसको लाइव सेशन के रूप में दिया जाता है तो आप 4 बजे ही किसी कीमत पर, जब इतना लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा कि एक अनुशासन के रूप में 4 बजे मैं 4 बजे आपका वीडियो रोज अपलोड मेरा जाता है, क्लास होता है, और आप अगर 4 बजे टाइम से अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो कितनी बड़ी एक आप में डिसिप्लिन की कमी है ये समझ सकते हैं। लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन ही आपको सक्सेस करने का एक रास्ता दिखाता है। अगर आप की उपलब्धियां ठीक है, मेहनत ठीक है, तो आपका एक बायोलॉजिकल क्लॉक से लेकर पढ़ने, अब ये मन में आपका चलो मैं कभी भी देख लूंगा और अभी देख लूँ या बाद में देख लूँ या रात में देख लूँ, तो हम लोग की जब न्यूज़ जो लाइव देखते हैं करंट अफेयर का न्यूज़ और लाइव देखते हैं करंट अफेयर का न्यूज़, तो लाइव का एक अलग कंसेप्ट होता है, रियल टाइम में एक अलग कंसेप्ट होता है, उसकी अपनी एक अलग विशेषता होती है, उसका अपना एक अलग आइडियोलॉजी डेवलप होता है। तो या इसमें अपना आप, और दूसरी चीज कि पढ़ाने वालों को भी ये भी लगता है कि कम से कम आप इतने सपोर्टिव हैं कि आप क्लास के लिए वेट कर रहे हैं और ये मैं आपके लिए क्लास लेके आया हूं और ये जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तब तक ही ये मैं लाइव आपके पास आऊंगा, याद रखिएगा। और इसका फायदा उठाइए, जबरदस्त टाइम मेंटेन करिए, कुछ पेज रख लीजिए, दोबारा तिबारा देखिए ताकि फायदा हो। आज चलिए हम लोग तेजी से अब आते हैं अपने टॉपिक कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा भाग 1। ये इसके इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको 2 and 3 क्लास केवल इंट्रोडक्शन में लगेंगे। इंट्रोडक्शन का मतलब केवल इंट्रोडक्शन नहीं है, इंट्रोडक्शन का मतलब कि 50% ऑफ क्वेश्चंस ऑफ योर क्वेश्चन पेपर विल बी सॉल्व। 50% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, 100 नहीं 1000% मैं गारंटी के साथ देता हूं। लगभग मैं 2010 से लगातार स्टडी के रूप में हूं, स्टडी कर रहा हूं और टीचिंग कर रहा हूं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से 10 इयर्स में लगातार। आप बिलीव करिए कि 50 to 60% आपको जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे बिना आपके कलम उठाए, बिना पेन उठाए। उतना तो जरूर कवर होता है।
तो हमने क्या किया कि पार्ट 1 में हमने देखा कि देश के बारे में, याद कर लो कि घर के बारे में, घर का नाम, परिचय, इंट्रोडक्शन, घर मेरा कहाँ है, घर का परिचय क्या, ये सब लोग करते हैं कि पहला अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हमने भी पहला अपना इंट्रोडक्शन दे दिया पार्ट 1 में, और इसको इंट्रोडक्शन के देने में 1 to 4 4 आर्टिकल की जरूरत हुई। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूं। दूसरा, जब घर के बारे में बता दिया तो भाई घर में रहने वाले लोग को तो बता दो, और इसलिए जब कंट्री के बारे में बता रहे हैं तो कंट्री के जो लोग रहने वाले उसको नेशनल्स, जो उनको सिटीजन बोलते हैं, नागरिक बोलते हैं। तो आपके घर में आपके अपने ही लोग रहेंगे, उसी का परिचय, इंट्रोडक्शन, उसी के बारे में जो चैप्टर है वो सिटीजनशिप कहलाता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा 5 to 11 आर्टिकल्स। थर्ड में हमने पढ़ा कि जो घर में लोग रहेंगे उन्हीं का अधिकार होगा, उन्हीं का राइट होगा, उन्हीं का लीगल अथॉरिटी होगा, उन्हीं का सब कुछ होगा। तो घर में जो रहेंगे उनका क्या अधिकार है, क्या राइट है, क्या उनका हक हकूक है अपने देश में, क्या उनकी वर्चस्व है, क्या उनकी विधिक लीगल राइट्स है। उसी लीगल राइट्स के रूप में हमने एक मोटा मोटी देखा फंडामेंटल राइट्स। और किसी घर का विकास हो, डेवलपमेंट हो, तो गार्जियन हमेशा गाइडलाइन देता है। इसलिए हमने एक संविधान में हमारे जो मेकर ऑफ फ्रेमर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लोग थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मेकिंग किया, फ्रेमिंग किया, जो डेवलप किया, आइडियोलॉजी दी, थेसिस दिया, उन्होंने पूरे देश में आगे चलने वाला हमारा देश अनंत काल तक देश चले और उसका डेवलपमेंट हो, उसका विकास हो, उसको इस रूप में डीपीएसपी के रूप में शामिल किया गया। मेरे मित्र, मैं एक चीज बता रहा हूं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की सबसे बेहतरीन झलक आपको देखनी है, अपने विचारों को, थॉट को डेवलप करना है, तो लगातार 4-5 दिन से भारत सरकार के निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, आज स्टेट का रोल बढ़ गया है। क्यों कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को कहा जाता है कि यह जो चैप्टर है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के कंसेप्ट को पूरा करता है। एक वेलफेयर स्टेट किस प्रकार से डेवलप हो, एक लोक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट, ये जो चैप्टर है टू द पीपुल है, लोगों के लिए है, जनता के लिए है, नागरिकों के लिए, विकास के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए। और इस रूप में आज तो कोरोना महामारी के दौरान हमारी माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग है, मजदूर है, श्रमिक है, छोटे कर्मचारी हैं, नौकर हैं, नगर निगम के कर्मचारी, स्कूल के टीचर है, प्यून है, चपरासी है, आज एक विशेष, आज इकोनॉमिक स्लो डाउन का इन्वायरमेंट आ चुका है, स्थिति देश की भयावह हो चुकी है। तो ये टॉपिक आज से 70 साल पहले जो लिखा गया टॉपिक, आज इस समस्या का सबसे बड़ा अगर समाधान पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पूछा गया कौन दे सकता है, तो वह टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्योंकि इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है टू द पीपुल है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्पष्ट और स्थापित करने वाला जो हमारा चैप्टर है, डायरेक्टिव है, प्रिंसिपल है, स्टेट पॉलिसी, जो राज्य, जो कि स्टेट जो पॉलिसी बनाएगी, कानून बनाएगी। और इस रूप में हमारा चैप्टर बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। इसके एक एक आर्टिकल को पढ़िए, एक एक आर्टिकल से सरकार जो 5-6 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस रेडी न्यूज पर कर रही है। आप न्यूज पर जाइए, इस समय का 5 से 6 दिन का न्यूज आपको 2-3 साल के जनरल स्टडी के पेपर की अवधारणा को पूरी तरह से कंप्लीट कर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट के लिए न्यूज से चिपके रहिए, न्यूज को लिखते रहिए, न्यूज को समझते रहिए, उसका एनालिसिस को पढ़िए, उसके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करिए, नोट्स बनाइए और थॉट डेवलप करिए, क्या क्या देश के लिए क्या क्या चीज हो सकता है। जनरल स्टडी अपने आप में थिंकिंग है, एक अपने आप में सिटीजन एक गुड सिटीजन को बनाने की प्रक्रिया है। यह है जनरल स्टडी, यह हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने पिछले क्लास में जोड़ा। और इसके साथ साथ जो फंडामेंटल ड्यूटीज बीच में था, मौलिक कर्तव्य, डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य का कर्तव्य और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य हमारा कर्तव्य है, हमारे देश के प्रति, नागरिकों के प्रति, गरीबों के प्रति, वंचितों के प्रति, शोषितों के प्रति, जो कुटीर उद्योग के प्रति, नौकरों के प्रति, अपने यहाँ कर्मचारियों के प्रति, आस पड़ोस के प्रति। इट इज द ड्यूटी टू द नेशन। ये हमें करना है। आज समय आ गया है कि संविधान में लिखे मौलिक कर्तव्य को अपने जीवन में उतारें और डायरेक्टिव प्रिंसिपल से जोड़कर सरकार के साथ अंग में अंग मिलाकर पूरे देश को मजबूत करें, स्वस्थ करें, निर्माण करें। तब संविधान पढ़ने का मतलब क्लियर होता है। मैं आज का ये जो चैप्टर है, आज के कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं उसको आपको थॉट एक अलग देता हूं, एक सिटीजन की थॉट देता हूं, एक गुड सिटीजन की थॉट देता हूं। ये हमारे देश की जनता है। हम वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू द सोशलिस्ट स्ट्रक्चर, इनटू द वेलफेयर स्ट्रक्चर। ये केवल गवर्नमेंट नहीं बल्कि फंडामेंटल, इट इज आवर फंडामेंटल ड्यूटीज which was derived by the Sardar Swarna Singh Committee, and there are 11 fundamental rights in our constitution in the part 4 article number 51A.
इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूटी 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 टू, हमारा ड्यूटी है किसके लिए? टू द सिटीजन, टू द पीपल, टू द पुअर पीपल, एक्सक्लूडेड पीपल, वंचित शोषित, सबके लिए हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। तब हमारा चैप्टर शुरू होता है द यूनियन। मैंने बताया पहले ही कि यहां तक जोड़ना जरूरी था। और जब संविधान को आप संविधान के नजर से समझेंगे, आपके दिमाग की एक वैचारिक क्रांति जन्म होगी। क्या हमारा संविधान, सोचिए संविधान को लिखने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सोचिए संविधान को लिखने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आपका नाम इन लोगों को लेते ही आपके नसों में एक ऊर्जावान, एक प्राणवान, एक स्फूर्तवान चीजें दौड़ जाती है। कुछ लोग मजाक में भी उड़ा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे सिटीजन भी हो सकते हैं कि इन विचारों को हवा में उड़ा सकते हैं। कुछ ऐसे महान पुरुष 2-4 लोग निकल जाएंगे कि इस तरह की क्लास, इस तरह की वाक्य, केवल पैसा कमाना ही हमारी ड्यूटीज नहीं है। हमारी ड्यूटी है कि आज गरीब छात्र हैं, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं, रोजगार हो गया, तो हमारी ड्यूटी है कि हम उनको किस प्रकार हेल्प कर सके। और धन्यवाद मैं अनअकैडमी का करूंगा कि उन्होंने 1 महीना का सेशन आपके लिए फंडामेंटल, आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए मेरे साथ उन्होंने फ्री, कि आज इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन में शायद ये क्लास आपको फ्री मिल रहा है। और इट इज द टाइम टू द सर्व द नेशन, इट इज द टाइम टू द सर्व द पीपल, इट इज द टाइम टू द सर्व द एक्सक्लूडेड पीपल, पुअर पीपल, जो भी हमारे क्या है, ये समय है कि हम सबके साथ हैं। ये हमारा इट इज द फंडामेंटल ड्यूटीज। और ड्यूटीज न्यायालय के द्वारा इन्फोर्समेंट नहीं हो सकता, लागू नहीं कर सकता, इसलिए ड्यूटी है। इसलिए अपने अगल बगल के लोगों को अपना ड्यूटी, कि हमारा क्या था, हम कंपोजिट, हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेंगे। कल आपने फंडामेंटल ड्यूटीज में देखा, हम व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में भाग लेंगे। इट इज द योर फंडामेंटल ड्यूटीज। आप कल में पढ़ा था, याद करिए, रटे, अगर दिल से पढ़िएगा तो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पूरे लाइफ टाइम याद रहेगा। कल के क्लास का जो फंडामेंटल ड्यूटीज है पूरे जिंदगी याद रहेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन केवल तथ्यों में नहीं है, फैक्टों में नहीं है। और ये सब हमारे संविधान की विशेषता है। क्यों नहीं संविधान समझ में आएगा? आप इस पर आर्टिकल लिख सकते हैं, आईएएस का क्वेश्चन का पेपर लिख सकते हैं, मुख्य परीक्षा के पेपर को लिख सकते हैं। इसका ही इंटरप्रिटेशन इकोनॉमी में भी है, पॉलिटी में भी है, सोशल इशू में भी है। इट इज द, मतलब ये टॉपिक क्या है, आपको पूरा संविधान का सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा है। स्वतंत्रता आंदोलन के जो महान नायक थे, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठकर 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, ये उनके पूरे जिंदगी का 60 साल का स्वतंत्रता आंदोलन, पूरे जिंदगी का उनका अनुभव का एक पिटारा है ये कॉन्स्टिट्यूशन। इसके एक एक पॉइंट को पढ़िए, दिल से पढ़िए, तन्मयता होकर पढ़िए। इसके बाद हमारा शुरू होता है टॉपिक। इन चारों को अगर मैंने अभी जिस तरह से जोड़ा, उस तरह से आप जोड़िए। अब ये फंक्शनिंग है। अभी तक हमने जो देखा, ये हमने देखा कि सिटीजन नागरिकों से जुड़ा हुआ, उसी तरह से फंडामेंटल राइट भी हमसे जुड़ा हुआ, उसी तरह से डीपीएसपी भी जनता से जुड़ी हुई। अब पहली बार यह आया है कि अब सरकार किस रूप में कार्य करती है। फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये जो तीनों संस्थाएं हैं, जो तीनों इंस्टीट्यूशन हैं, जो मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक जो स्पिरिट ऑफ लॉ में लिखा, और मॉन्टेस्क्यू डिराइव्ड द थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी इन हिज बुक स्पिरिट ऑफ लॉ। और इन्होंने एक थ्योरी दिया, और वो था सेपरेशन ऑफ पावर, कि सेपरेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। और उन्होंने कहा किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं होनी चाहिए, बल्कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द इंस्टीट्यूशन। तो बहुत सारी संस्थाओं, जिसमें एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका, जुडिशरी न्यायपालिका। मैं दोनों टर्म इंग्लिश और हिंदी में बोलता हूं। कुछ स्टूडेंट ने बोला कि सर जो इंग्लिश टर्म है उसको हिंदी बोलिए। आप ध्यान दीजिए, मैं दोनों टर्म साथ लेके चलता हूं, आप उसको बार बार देखिए। एक भी ऐसा टर्म नहीं है जो टर्मोलॉजी के रूप में हिंदी इंग्लिश में छूट जाए। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर विधायिका और जुडिशरी न्यायपालिका, इन तीनों संस्थाओं का अगर पहली बार आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिखाई पड़ेगा, पहली बार आप कॉन्स्टिट्यूशन में रूबरू होंगे, तो वो चैप्टर है द यूनियन। और इस चैप्टर में चूंकि मैं बता रहा हूं द यूनियन, इसका मीनिंग इस आज के क्लास में, और द यूनियन में क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल। देखिए द यूनियन जो टॉपिक है उसमें आप 52 से लेकर 151 तक देख रहे हैं, 52 से लेकर 151, 52 से लेकर 151। तो द यूनियन में हम याद करने के लिए बताते हैं, नहीं इसको याद करिए 52 से 51। अगर आपसे पूछा जाए कि द यूनियन में कहां से कहां तक है,
तो 52 से 51, 52 अगर आप बोलेंगे तो इतना तो क्लियर है कि 52 के बाद 51 तो होगा नहीं कभी, लेकिन आप 52 51 बोलेंगे तो याद जरूर हो जाएगा और बाद में उसको हम कर लेंगे 52 से 151। द यूनियन 52 से 151, तो द यूनियन में 52 से 51, तो 52 से। अब इसमें ये जो द यूनियन हमारा टॉपिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन देखे द यूनियन संघ, हमारे यहाँ पार्ट 5 आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151, 52 से लेकर 151। हम फिर यहां कह रहे हैं कि 52 से 51 तक, 52 51, तो इसको बाद में हम कर सकते हैं आराम से याद करें। 52 से 151 आपको पूरे 100 आर्टिकल्स है। अब ये चैप्टर अकेले में 100 आर्टिकल्स लेकर आया, सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा। एकमात्र ये चैप्टर जो सबसे ज्यादा आर्टिकल्स है, सबसे, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग में सबसे ज्यादा आर्टिकल्स है तो है द यूनियन। और द यूनियन में 100 आर्टिकल्स हैं तो टॉपिक भी बहुत सारे होंगे। तो पहले हम मीनिंग समझते हैं कि द यूनियन कंसेप्चुअल है, और इसके कल के क्लास में आपको फैक्ट मिलेंगे, आर्टिकल्स मिलेंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट आज, इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कल है, जिसमें हम इसको पूरे पार्ट जितना आर्टिकल्स है उसका मोटा मोटी इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और कल के क्लास में याद भी करा देंगे, और ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 100 आर्टिकल्स इसमें आपको 100 आर्टिकल्स है, और आप इसको बेहतर ढंग से तैयार करिए। कई लोग तैयार कर रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ाने के लिए भी तैयार कर रहे होंगे, कुछ लोग स्टूडेंट के रूप में भी तैयार कर रहे होंगे। तो आप इसको बेहतर ढंग से तैयार करिए ताकि आपको फायदा हो। तो अब 100 आर्टिकल 100 अनुच्छेद हैं, 100 अनुच्छेद है इसमें, ठीक। क्यों इसके अर्थ से समझिएगा, ठीक। देखिए द यूनियन, अब इसमें क्या है कि पहले तो हाँ, द यूनियन का मतलब क्या होता है, इस वर्ड को पहले समझेंगे। यूनियन टेक्निकल वर्ड है यूनियन, और इसका हिंदी क्या होता है, संघ। इसका हिंदी संघ, ठीक। आप सुने होंगे यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें ये वर्ड क्या है, यूनियन। ये एक अलग वर्ड है पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर यू लिख दिए तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और बी लिख दिए तो बिहार पब्लिक बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। जे लिख दिए तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, आर लिख दिए राजस्थान। यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक वर्ड है, और इसके आगे जो आप उपसर्ग लगा दीजिए उससे आपका इसका मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। तो फिर यूनियन क्या है? अब हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो द यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल, और ये बोलचाल, ये कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, और इसको हिंदी में बोलेंगे, संघ को हिंदी में बोलेंगे समझने के लिए कि केंद्र, और इस तरह से हम बोलते हैं केंद्र सरकार। तो यूनियन का हिंदी होता है संघ, और यूनियन को अगर हम समझने के लेवल में देखें तो यूनियन का मतलब होता है सेंट्रल, मतलब होता है केंद्र, केंद्र सरकार। यूनियन को सेंट्रल, लेकिन सेंट्रल जो वर्ड है एक बहुत प्रचलित वर्ड है ब्रिटिश शासन के दौरान। तो ये बहुत प्रचलित, इसलिए हम केंद्र सरकार केंद्र सरकार केंद्र सरकार बोलते हैं, लेकिन वो केंद्र सरकार नहीं कहा जाता है। संविधान में, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी आर्टिकल में वर्ड नहीं लिखा हुआ है। हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़िएगा तो वहां पर हमेशा यूनियन गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट भी है। जैसे आप कह सकते हैं कि हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का, भारत के कार्यपालिका का प्रधान, हेड ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, संघ, और एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है। आज केवल वर्ड का अर्थ बता रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको 100 आर्टिकल्स को ब्रेक करेंगे। बहुत जरूरी है आप उसको समझना और देखना। तो पहले टेक्निकल वर्ड देखते हैं। यूनियन एग्जीक्यूटिव,
यूनियन एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कार्यपालिका, कार्यपालिका। अब अगर आपको हम यूनियन, अगर एग्जीक्यूटिव के आगे लगा दे यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो यूनियन का हिंदी क्या होता है? संघ। क्या होता है यूनियन का हिंदी? संघ। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघीय कार्यपालिका, यूनियन एग्जीक्यूटिव या संघीय कार्यपालिका। तो इस रूप में ये टेक्निकल, तो यूनियन का मतलब होता है संघ, सेंट्रल होता है केंद्र, और इस रूप में इसे हम समझेंगे। तो ये यूनियन, उसी तरह से हमारे क्या दो तरह का इंस्टीट्यूशन होता है। एक हो गया हमारा यूनियन। अब देखिएगा बहुत सारे लोग आपको इसी तरह से समझाएंगे, बोर्ड पर समझ लीजिएगा, ये यूट्यूब गवाह रहेगा आपको हमेशा के लिए कि सेम चीज लोग, लैंग्वेज सेम, वर्ड सेम, एग्जाम्पल, हर चीज इसी तरह से लोग यूज करेंगे, समझेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि कहां से डुप्लीकेशन होगा और कहां से ओरिजिनल चीजें होंगी। तो यूनियन जो है आपका, तो हमने बताया कि यूनियन मतलब क्या हुआ? यूनियन मतलब क्या हुआ? तो हाँ, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है केंद्र लेवल की सारी संस्थाओं का। ठीक, केंद्र लेवल की सारी संस्थाओं का हमें इसमें पढ़ना है। ये हो गया आपका यूनियन। अब आप बताइए कि द यूनियन और संघ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में 100 आर्टिकल्स में जो सेंट्रल लेवल की जितनी संस्थाएं हैं, मोटा मोटी कुछ छोड़कर, जो ऐसी इंस्टीट्यूशन जो पूरे देश के लिए हैं। अब राष्ट्रपति किसके लिए? राज्य के लिए कि देश के लिए? तो राष्ट्रपति देश के लिए। तो प्रेसिडेंट जो है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो किस टॉपिक में लिखाएगा? क्या स्टेट वाले टॉपिक में, राज्य वाले में लिखाएगा? क्या प्रेसिडेंट को हम पंचायती राज में लिखेंगे? नहीं, प्रेसिडेंट को जब भी हम पढ़ेंगे, उनके डिटेल स्टडी जब भी करेंगे, जैसे उनका इलेक्शन है ना, उनका इलेक्शन, उनका ओथ, उनका वेतन, सैलरी, अलाउंस, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की शक्तियां, जितनी चीज पढ़ेंगे, तो हम किस टॉपिक में पढ़ेंगे? द यूनियन में। किस आर्टिकल में पढ़ेंगे? 52 से 151 के बीच में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक में उन्हीं चीजों को रखा जाएगा जो पूरे देश के लेवल को हो, पूरे नेशन वाइड हो, पूरे यूनियन के लेवल को हो। इसलिए इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट के बारे में। इस टॉपिक में हम प्रेसिडेंट के पढ़ने के बाद वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे? प्रेसिडेंट के बारे में। अब कल देखेंगे कि कितना से कितना आर्टिकल्स में क्या होगा। फिर हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे आपको प्राइम मिनिस्टर के बारे में। फिर इसी टॉपिक में हम पढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव, यूनियन एग्जीक्यूटिव, और कुछ नहीं लिखता हूं तो बोलता जरूर हूं। यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब संघीय कार्यपालिका, संघीय कार्यपालिका। एक बार याद कर लीजिए कि एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका। एक बार रट जाइए आप, इतना भी हिंदी मत हो जाइए। यूनियन एग्जीक्यूटिव का मतलब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करना, लागू करना, उसको चलाना, एग्जीक्यूट करना मतलब होता है कार्य करना, पालन करना, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और लॉ होता है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर मतलब लॉ का हिंदी हो गया विधि, तो लेजिस्लेचर का हिंदी क्या हो गया? विधायिका। और न्यायपालिका तो आप जानते ही हैं। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ेंगे, संघीय कार्यपालिका। इसी में हम लोग पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, जिसे क्या बोला जाता है? मंत्री परिषद। फिर इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है द यूनियन टॉपिक में। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट। हम लोग इसके बाद क्या पढ़ेंगे? पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट किसका एग्जाम्पल होगा बताइए? एग्जीक्यूटिव का तो होगा नहीं। ये किसका एग्जाम्पल होगा? लेजिस्लेचर का। किसका एग्जाम्पल होगा? लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब किसका हो गया? विधायिका। ये विधायिका का एग्जाम्पल होगा। ये विधायिका के एग्जाम्पल्स है। पार्लियामेंट पढ़ेंगे। फिर आपको इसी टॉपिक में हम लोग जो फाइनेंस के बारे में, बजट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक,
इसी में हम स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, बहुत सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। फिर आगे चलकर इसी टॉपिक में हमारा जो टॉपिक हो जाएगा, जब पार्लियामेंट खत्म होगा तो इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आपको ऑर्डिनेंस। आगे चलकर नहीं, इसमें ऑर्डिनेंस, हाँ ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस मतलब प्रेसिडेंट जो अध्यादेश जारी करते हैं, ऑर्डिनेंस इसी टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डिनेंस क्योंकि भाग 6 से राज्य शुरू हो जाएगा, जो भी है पहले खत्म कर लेते हैं इसी में, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। फिर इसके बाद हम द यूनियन के टॉपिक में ही पढ़ेंगे यूनियन जुडिशरी, न्यायपालिका, जुडिशरी, जुडिशियरी पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम इसी में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या, इसके जब जुडिशरी खत्म होगी तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको बोला जाता है महान्यायवादी के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। और भी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो ये हमारा ये जो सारे आपको मैंने अभी चर्चा किया, बताइए क्या पार्लियामेंट स्टेट लेवल का है कि पूरे केंद्र के लेवल का है? तो पूरे केंद्र का लेवल का है। तो पार्लियामेंट अर्थात लेजिस्लेचर, कहां का लेजिस्लेचर, कहां की, यूनियन का। तो पार्लियामेंट क्या है, यूनियन लेजिस्लेचर। हम लोग एक एक टॉपिक पाएंगे। अटॉर्नी जनरल कहां का अधिकारी है, यूनियन का, यूनियन एग्जीक्यूटिव का। उसी तरह से ऑर्डिनेंस जो आर्टिकल नंबर 123 में पढ़ेंगे। फिर जुडिशरी, तो जो मेरा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पहले तो ये किस आर्टिकल से, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, डायरेक्ट यहीं से शुरू होगा। आज इंट्रोडक्शन, द यूनियन किसे कहते हैं, तो केंद्र सरकार को यूनियन कहते हैं, द यूनियन। अर्थात द यूनियन का हिंदी क्या होता है, संघ। द यूनियन मतलब संघ है। और द यूनियन को के बारे में हमें पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 12 से लेकर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 151 तक, मतलब इस चैप्टर में वैसे इंस्टीट्यूशन को पढ़ेंगे जो पूरे देश को रिप्रेजेंट करता हो, द यूनियन को रिप्रेजेंट करता हो, पूरे केंद्र को रिप्रेजेंट करता हो, पूरे सेंट्रल को रिप्रेजेंट करता हो, निर्वाचन आयोग सबको छोड़कर, इलेक्शन कमीशन को छोड़कर। तो इन टॉपिक के बारे में हम देखेंगे इस बारे में। तो एक एक आर्टिकल के ऊपर हम इसको चर्चा करेंगे, आप डिटेल देखेंगे। इस प्रकार हमारा जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो जो हमारा पार्ट 5, उसके बाद द स्टेट के बारे में हम देखेंगे, द राज्य के बारे में। आप ध्यान रखिएगा, इसको अगले क्लास में इसको डिलीट कर, इसको इरेज करेंगे क्योंकि पूरे बोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो आपके पास है, स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लीजिएगा। द स्टेट मतलब सीएम के बारे में देखेंगे, राज्यपाल के बारे में देखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में देखेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन हाई कोर्ट, इस सब के बारे में कहाँ देखेंगे। जो 5 में देखेंगे केंद्र के लेवल पर, वही 6 में देखेंगे राज्य के लेवल पर। 7 में हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया है ना, अब इसका रिलेवेंट नहीं रहा। उसके बाद हम केंद्र शासित जो राज्य, यूनियन टेरिटरी, जैसे लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, ठीक है, इन सब टॉपिकों को हम दादरा नगर हवेली है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, उनके बारे में हम पार्ट, मतलब देखो केंद्र हो गया, राज्य हो गया, और 7 क्या होगा, डिलीट हो गया, और 8 में क्या होगा, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, यूनियन टेरिटरी। और फिर हम लोग देखेंगे, फिर चले, अब तीनों चीज देख लेंगे तो कहाँ चलेंगे, घर चलेंगे, हम अपने गांव चलेंगे। गांव में आर्टिकल नंबर 243 है जिसमें पंचायती राज के ऊपर, और फिर एक क्लास में बाकी पूरा को हम लोग जो 22 पार्ट्स है उसको ले लेंगे। तो अभी 4 से 5 क्लास आपको अभी और इसमें लगेंगे। फिर हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से डिटेल में, अब आप समझ सकते हैं, फिर यहाँ से डिटेल चलेगा। तो पूरा क्वेश्चन 2 राउंड में आपका पूरी तरह से तैयार भी हो जाएगा। तो ये, तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके साथ मिलते हैं इन टॉपिक पर कि किस आर्टिकल में ये कहां पर है। जैसे सबसे बड़ा द यूनियन के बारे में हम शुरू करेंगे। तो बताइए सबसे बड़ा देश में कौन व्यक्ति है, कौन सा पद है, कौन सा पोस्ट है, सबसे बड़ा, अपना दिमाग लगाए, तो सबसे बड़ा कौन होगा, प्रेसिडेंट। सबसे बड़ा कौन होगा,
प्रेसिडेंट। तो द पार्ट 5 कहां से शुरू होगा? आर्टिकल 52 से। तो प्रेसिडेंट कहां से शुरू होगा? 52 से। और 52 से लेकर 62 तक, बताइए 10 आर्टिकल 52 में 10 जोड़ दीजिए तो 52 से 62 तक प्रेसिडेंट हो जाएगा। और 63 से फिर वाइस प्रेसिडेंट हो जाएगा। 63 से लेकर आपको लगभग 72 तक, यानी 70 तक वाइस प्रेसिडेंट। तो इस तरह से फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा और इस तरह से हम चलेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्लास में द यूनियन टॉपिक का 100 आर्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में हम आएंगे और वहां आपको एवरेज आर्टिकल याद होगी। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।